नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने शो न्यूज पंच में, जहां हम आपको दिखाते हैं खबरें दमदार तरीके से आपके अपने भरोसेमंद चैनल डीडी न्यूज पर, जहां पर खबरों को सटीक विश्लेषण और पड़ताल तथ्य के साथ पेश करते हैं हम आपके सामने। तो सीधे आइए रुक करते हैं उन 3 बड़ी खबरों का। हिंदू मुसलमान पर भाजपा वर्सेस ममता बनर्जी, जहां उन्होंने मुलाकात की मौलवियों के साथ और कहीं ना कहीं बीजेपी पर करती हुई नजर आ रही हैं पलटवार। और बड़ी खबर यहां पर यह कि मुर्शिदाबाद हिंसा पर कलकत्ता हाईकोर्ट अब कर सकता है सुनवाई। वहीं दूसरी बड़ी खबर जो हम आपके लिए ट्रैक कर रहे हैं, गांधी परिवार को बचाने के लिए देशव्यापी हड़ताल है और सड़कों पर उतर गई है कांग्रेस अपने विरोध प्रदर्शन को लेकर। क्या ये विरोध प्रदर्शन सिर्फ कहने के मायने हैं या वाकई कुछ है कांग्रेस के पास? और बर्क की जो पेशी है न्यायिक आयोग के सामने, जो सांसद साहब हैं जो हाजिर हुए हैं, क्या कई ऐसे राज हैं जिनसे आज पर्दा उठेगा? इन तमाम 3 बड़ी खबरों को हम जानेंगे तथ्य और विश्लेषण के साथ ही जुड़ेंगे हमारे ग्राउंड जीरो पर मौजूद तमाम रिपोर्टर्स। सीधे बात करते हैं ममता बनर्जी को लेकर। वक्फ कानून पर तकरार चल रही है, इकरार नहीं हो पा रहा। ममता का बीजेपी पर पलटवार है और हाईकोर्ट की चौखट पर इस वक्त बीजेपी, यानी कि अब जो कलकत्ता हाईकोर्ट है वो ये कह रहा है कि मुर्शिदाबाद हिंसा पर सुनवाई हो सकती है और एनआईए को लेकर सुनवाई की जा सकती है। बड़ी खबर है कि मुर्शिदाबाद हिंसा की हो सकती है एनआईए जांच और कलकत्ता हाईकोर्ट याचिका पर सुनवाई कर सकता है। याचिका में हिंसा की एनआईए जांच की मांग है और कुछ जो पीड़ित हैं उन्होंने ये याचिका दाखिल की है। और अहम बात यह है कि नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन ने भी एक कमेटी को गठित किया है यहाँ पर कि किस तरह से वहां पर जो लोग जिनके साथ ठीक सुलूक नहीं हुआ उसके खिलाफ क्या एक्शन लिया जाए। कुछ पीड़ित हैं जिन्होंने याचिका दायर की और मुर्शिदाबाद में हिंसा जो हुई है उसको लेकर एनआईए जांच की मांग की जा रही है और कलकत्ता हाईकोर्ट इस याचिका पर सुनवाई करेगा। बड़ी खबर, यानी कि जो इस बात को लेकर ममता बनर्जी कह रही थी कि यहाँ मुर्शिदाबाद में लोगों का घर है, वो मालदा जा रहे हैं, इसमें क्या बड़ी बात है? ये बड़ी बात है। ये बड़ी बात है कि वो पलायन करने पर मजबूर थे। ये बड़ी बात है कि उनके घर तोड़े गए। ये बड़ी बात है कि उनका नुकसान किया गया। ये बड़ी बात है कि एनएचआरसी को, एनसीडब्ल्यू को भी हस्तक्षेप करना पड़ा और इसलिए कलकत्ता हाईकोर्ट अब इस याचिका पर सुनवाई करेगा, क्योंकि जो कुछ पीड़ित हैं उन्होंने ये याचिका दायर की है। और ऐसे ही हाईकोर्ट से अगर बात करें तो पहुंच गई है भाजपा हाईकोर्ट। यहां पर साफ तौर पर जो शुवेंदु अधिकारी हैं उन्होंने एक याचिका दायर की। शुवेंदु अधिकारी का क्या मानना है कि उन्हें मुर्शिदाबाद जाने से रोका जा रहा है। क्या डर है? कुछ है मन में। मुर्शिदाबाद जाने के लिए गुहार लगा रहे हैं शुवेंदु अधिकारी और प्रशासन इजाजत नहीं दे रहा। ये उनका दावा है कि प्रशासन उनको वहां जाने की इजाजत नहीं दे रहा। आखिरकार वहां के जो पीड़ित हैं, वहां के जो लोग हैं, उनसे मिलने की इजाजत क्यों नहीं है? क्या कुछ कहा शुवेंदु अधिकारी ने, पहले आपको वो सुनवाते हैं। सीज फेल पुलिस मिनिस्टर, स्टेट का लॉ एंड ऑर्डर का हालत बहुत खराब है, उनको त्याग पत्र दे देना चाहिए। बंगाल का पुलिस मंत्री का नाते सीज कंप्लीटली फेल, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इज डिजास्टर। उन्होंने बताया सब लोग मिचिल मीटिंग कर सकता है। अपोजिशन लीडर को 82 टाइम हाईकोर्ट जाना पड़ा, 82 टाइम हाईकोर्ट का इजाजत लेकर प्रोग्राम करना पड़ा। यहाँ डेमोक्रेसी नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, कंप्लीट फेलियर। शी शुड रिजाइन एंड शी शुड गो टू जेल। जिस संविधान की किताब को लेकर शपथ ली जाती है कि हम एक वेलफेयर स्टेट कायम करेंगे, उस लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में बुरी तरह से विफल रही है ममता बनर्जी की पश्चिम बंगाल सरकार, ऐसा कहना है शुवेंदु अधिकारी का। और क्यों विपक्ष नहीं जा सकता? तो ममता बनर्जी ने आज मुस्लिम समुदाय के जो मौलवी थे उनसे मुलाकात की और ये जो मुलाकात हुई है इसमें कैसे
सियासी चाल नजर आ रही है, आपको वो भी बताएंगे। लेकिन आइए पहले सुनवाते हैं कि आखिरकार इस मुलाकात के बाद ममता बनर्जी ने कहा क्या। तो ममता की सियासी चाल, यानी कि मुर्शिदाबाद में ममता का यह मानना है, जब वो मिल चुकी थी मौलवियों से, कि इस हिंसा के लिए प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से नियंत्रित करने की अपील की गई। ममता के जो बोल हैं आखिरकार इतने जहरीले क्यों हैं? क्योंकि अगर आप उकसाते नहीं तो क्या आप नेता नहीं हैं? क्या वो ये जताना चाह रही हैं? मुर्शिदाबाद हिंसा अमित शाह की पूर्व नियोजित साजिश है। बहुत बड़ा इल्जाम लगा रही हैं ममता बनर्जी, जिसके लिए उनके पास कोई तथ्य, कोई फैक्चुअल इंफॉर्मेशन नहीं है। और ममता के ये बोल कितना बड़ा सियासी बवंडर या बवाल उसको अंजाम देंगे, ये आप देखिएगा। बीजेपी के सत्ता में आने पर मुसलमानों को नहीं मिलेगा खाना, ये बात जो वो कह रहे, इसके पीछे का कोई फैक्चुअल बैकग्राउंडर उनके पास है। प्रसन्नजीत हमारे साथ मौजूद है। प्रसन्नजीत, 3 इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स मैं आपके साथ चाहती हूँ कि आप उस पर रोशनी डालें। पहला ये कि जिस बात को ममता बनर्जी कह रही थी कि ये बड़ी बात नहीं है, ये इतनी बड़ी बात है कि हाई कोर्ट ने, जो कोलकाता हाई कोर्ट है, वो अब जो मुर्शिदाबाद में हिंसा हुई है उसको लेकर सुनवाई करेगा। कितनी बड़ी हम मान सकते हैं ये स्थिति अब ममता बनर्जी की विफलता की है, जो लॉ एंड ऑर्डर वो कायम कर ही नहीं पाई मुर्शिदाबाद को लेकर। नहीं, देखिए आंचल, पूरे बंगाल में अभी रोशनी डालना पड़ेगा। ये कोई 1 2 3 बिंदुओं के ऊपर नहीं है जो स्थिति पूरे बंगाल में अंधकार बन चुके हैं। एक तो मैं कहूं कि ममता बनर्जी ने इमामों के साथ जो अपना मीटिंग है उसमें उन्होंने फैसला कर दिया है कि देश की गृह मंत्री ने बांग्लादेश से लोगों को लाकर मुर्शिदाबाद में वायलेंस कराया, ये उन्होंने फैसला कर दिया। आगे जाके प्रसन्नजीत, एक तरफा फैसला कैसे किया? एक तरफा फैसला कैसे किया? उनके पास क्या तथ्य, क्या बैकग्राउंडर, क्या फैक्ट फाइल मौजूद है इस तरह का आरोप लगाने के लिए? नहीं, कुछ नहीं है। ये ममता बनर्जी का एक तरीका है लोगों को बेवकूफ बनाने का या बड़गलाने का या कोई गलत रास्ते पे, गलत दिशा पर ले जाने का। क्योंकि जब भी उनके पास, क्योंकि इस तरह से राजनीति करके उनका जो सक्सेस रेट है वो काफी अच्छा है। इस तरह की नेगेटिव पॉलिटिक्स उनका के इस्तेमाल करते हुए उनका सक्सेस रेट बहुत ही अच्छा है। इसीलिए उन्होंने अभी ये इसकी ऊपर इस तरह की नेगेटिव पॉलिटिक्स करते 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 ऐसी जगह पर पहुंच गए हैं कि वो पूरे देश को दांव पे रख सकती है, सुनवाई की बात सामने को देश पर बिल्कुल रख सकती है। प्रसन्नजीत, क्योंकि आप लगातार बिल्कुल तमाम अपडेट्स लगातार साझा कर रहे हैं, तो ये जो हाई कोर्ट में अब सुनवाई की बात है और एनआईए को इस जांच का जिम्मा सौंपा जा सकता है जो मुर्शिदाबाद में हुआ है, ये कितनी बड़ी जीत है उन तमाम विक्टिम्स की जो मुर्शिदाबाद में कहीं ना कहीं जख्मी हुए। और देखा जाए तो इस हिंसा की वजह से एनसीडब्ल्यू को कमेटी गठित करनी पड़ गई। एनएचआरसी ने भी अपनी रिपोर्ट अभी कुछ ही दिनों में सौंपनी है। नहीं, देखिए आपको याद होगा कि 2023 का रामनवमी में ऐसा ही हुआ था, हावड़ा में, हुगली में या डालखोला बोल के एक जगह पर। ये सारे के सारे जगह पे एनआईए बाद में कोर्ट की तरफ से दिया गया था और हर जगह पे जो उपद्रवी है वो गिरफ्तार होकर अभी जेल में सड़ रहे हैं। ममता का डर इस बात की है कि अगर इसी तरह से एनआईए हो जाए तो दूध का दूध पानी का पानी लोगों को समझ में आ जाएगा। और ये जो एनआईए का जो अपील है ये एक्सेप्ट कर लिया कोर्ट ने, ये बड़ी बात है। क्योंकि मतलब इन प्राइमा फेसी पूरी जो तांडव है शुक्रवार, शनिवार और रविवार को किया गया है, उसमें किसी ना किसी जगह पर एनआईए को ये वहां पे तहकीकात करने की इजाजत दिया जाए, ये प्रिलिमिनरी एक स्टेप है। तो अगर ये हो जाता है तो जो बेघर है, जो वहां पे पीड़ित है, उनके लिए काफी जीत है। कम से कम एक सुकून तो मिले कि देखिए, एक तो 2 इंसान वहां पे मर गए हैं जिनको खतरनाक तरीका से गला काट के मारा गया है। दूसरी बात है कि सैकड़ों लोग बेघर है जो रिफ्यूजी कैंप में रह रहे हैं। तो जब तक दूध का दूध पानी का पानी ना हो जाए, जब तक इस तरह की हवा में कुछ आरोप लगाना कि देश की होम मिनिस्टर बांग्लादेश से लोगों को लाया
और जी। यहाँ पे कराया, ये सब फालतू की बात छोड़कर जब ग्राउंड लेवल पर यथार्थ के धरातल पर तहकीकात से क्या काम पुलिस ने किया, क्या उपद्रवियों को पकड़ा गया, किस तरह से सख्ती से कार्रवाई की गई, इन सवालों के जवाब देने के बजाय हवाबाजी करना मुख्यमंत्री साहिबा को शोभा नहीं देता। बहुत बहुत शुक्रिया प्रसन्नजीत इन तमाम जानकारियों से साझा करने के लिए। और इस वक्त अब दूसरी खबर की बात करते हैं, वो भी नेशनल हेराल्ड मामले से जुड़ी हुई है, क्योंकि कांग्रेस का प्रदर्शन है और वहीं भाजपा का हल्ला बोल है, यानी तू डाल डाल तो मैं पात पात। साफ तौर पर मुद्दा पुराना है, हम जिसको सुबह से डिस्कस कर रहे हैं कि नेशनल हेराल्ड का मुद्दा पुराना है, लेकिन लगातार कांग्रेस कह रही है कि भाई ये राजनीति से प्रायोजित है, राजनीति से प्रायोजित है, और अगर आपके पास कोई डर नहीं, कोई शक शुबा नहीं, तो जाइए और सवालों के जवाब दीजिए, क्योंकि ईडी एक ऑटोनॉमस संस्था है। और उस लिहाज से हमने देखा कि देशव्यापी प्रदर्शन कांग्रेस का चल रहा है, जहां पर वो लगातार ईडी को आड़े हाथों ले रही है, और ये जो कांग्रेस है ये उसका पुराना राग है, जिसे वो आलापती है जब भी भ्रष्टाचार को लेकर उन पर शिकंजा कसा जाता है। आप देख सकते हैं तीनों तस्वीरों में कि कैसे विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। अब ये विरोध प्रदर्शन, क्या इसको हम ये कहें कि सिर्फ कहने भर के नाम पे, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये विरोध प्रदर्शन चल रहा है और इसमें भाजपा को निशाने पर लेने की कोशिश कांग्रेस कर रही है। तस्वीर ये पेश की जा रही है कि ये राजनीति से जुड़ा हुआ मामला है और इसलिए ईडी की कार्रवाई से जो कांग्रेस खफा है, नाराज है, और उसकी नाराजगी वो सड़कों पर इस तरह से उतारने की कोशिश कर रही है, क्योंकि ईडी ने अपनी चार्जशीट में आरोपी बनाया है सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सैम पेट्रोदा की बात की जाए और दुबे साहब की बात की जाए। आखिरकार जो वो जवाब है जो ईडी मांग रही है, वो जवाब देने जरूरी है। और ईडी की कार्रवाई पर आखिर क्यों खफा है कांग्रेस, आइए आपको वो भी बताते हैं। एक बार जांच हो चुकी है ईडी के अंदर भी, और जो आयोग था उसने क्लीन चिट दी है कि इसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी कोई मुलजिम बनते ही नहीं है। उसके बाद में वापस का केस शुरू कर दिया। सोनिया गांधी जी की जो पब्लिक लाइफ है और पब्लिक डोमेन में है, उन पे कोई एक उनकी छवि को धूमिल करने की एक नाकाम कोशिश है। इस केस में जो तथ्य हैं वो अदालत के सामने आएंगे और मुझे न्यायपालिका पे पूरा भरोसा है। लेकिन ये एक टारगेटेड कार्यप्रणाली है भाजपा सरकार की कि विरोधियों का मनोबल कम करने के लिए, चरित्र हनन करने के लिए एजेंसीज का दुरुपयोग करिए। हमारे लोग आक्रोशित है, जनता आक्रोशित है, कांग्रेस का कार्यकर्ता आक्रोशित है। एक 12 साल के फर्जी केस में आपको 365वें दिन याद आया चार्जशीट दायर करने के लिए। चार्जशीट में आपने मनी लॉन्ड्रिंग का केस लगाया है, उस केस में जहां पर एक पैसे का लेन देन नहीं हुआ, एक एसेट ट्रांसफर नहीं हुआ। चलिए, तो ये तो कांग्रेस का बड़ा हमला रहा, लेकिन बीजेपी भी चुप नहीं बैठ रही और बीजेपी ने भी अपने तीर से कमान छोड़ा और कमान से तीर छोड़ा कि कैसे कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला कि अगर आपके पास ये संवैधानिक अधिकार है कि आप प्रदर्शन करें, लेकिन ये अधिकार आपको संविधान नहीं देता कि आप लोगों का पैसा लूटें और भ्रष्टाचार करें। आइए सुनवाते हैं। कानून अपना काम कर रहा है। द लॉ इज टेकिंग इट्स ओन कोर्स। हम बीजेपी की ओर से सोनिया गांधी और राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी से सवाल पूछना चाहते हैं, क्या कानून को अपना काम नहीं करना चाहिए? हजारों करोड़ की संपत्ति पर अगर आपने गलत तरीके से, गैर कानूनी तरीके से षड्यंत्र करके कब्जा कर लिया, तो क्या इस पर चुप रहना चाहिए? और वहीं सुधांशु त्रिवेदी का भी ये मानना है कि बीजेपी लगातार जो रिएक्शंस दे रही है, इसमें सुधांशु त्रिवेदी का क्या कहना है इस पूरे मामले को लेकर, आइए आपको भी सुनिए। नेशनल हेराल्ड केस में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के द्वारा जो श्रीमती सोनिया गांधी जी और श्री राहुल गांधी जी का नाम चार्जशीट में आया है, ये प्योरली एक टेक्निकल मामला है। कांग्रेस पार्टी को ध्यान रखना चाहिए कि इस विषय की शुरुआत 2012 में हुई थी और एक जनहित याचिका के द्वारा दिल्ली हाई कोर्ट ने अक्टूबर 2013 में इस केस की शुरुआत की थी। यानी यह मामला दर्ज तब हुआ था जब मोदी जी की सरकार आई भी नहीं थी। अतः कांग्रेस पार्टी का इस पर राजनीति करने का आधार नहीं बनता है। टेक्निकली देखें तो यह भारत के इतिहास का एक विचित्र मामला है।
इसमें कोई एक ऐसी कंपनी 90 करोड़ की देनदारी में बिक गई जिसके पास हजारों करोड़ की संपत्ति थी, जो किसी के द्वारा समझ में आने वाली बात नहीं है। तीसरी बात यह थी कि कांग्रेस पार्टी के द्वारा इसमें 76% शेयर सिर्फ राहुल जी और सोनिया जी के पास थे। मतलब राजनीतिक दृष्टि से बहुत साफ दिखाई पड़ता है कि 2/3 से अधिक सिर्फ आपके पास रहेगा और बाकी किसी के पास नहीं। और मजे की बात यह है कि बाद में ये ने तय किया कि प्रकाशन बंद हो जाएगा और प्रॉपर्टी के बिजनेस में काम करेंगे। ये अपने आप में बड़ी विचित्र बात है। और इसी पूरे मुद्दे पर हमारे साथ कुमार आलोक हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। कुमार, ये कहा जाता है कि अगर बात निकली है तो दूर तलक जाएगी, और ये हम देख पा रहे हैं कि किस तरह से नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर जो लगातार प्रायोजित बताई जा रही है कार्रवाई जो कांग्रेस के खिलाफ की जा रही है, इसीलिए कांग्रेस सड़कों पर उतर आई है। लेकिन मामला बड़ा है, जिसमें शेल कंपनीज इन्वॉल्व थी और भ्रष्टाचार भी जुड़ा हुआ है। बिल्कुल सही कहा आंचल आपने। आज जिस तरीके से सवेरे से हम यहाँ पर देख रहे हैं, कांग्रेस का जो पुराना हेडक्वार्टर है 24 अकबर रोड, यहाँ पर जो दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष है देवेंद्र यादव, उनके नेतृत्व में काफ़ी संख्या में यहाँ पर लोग आकर के प्रदर्शन कर रहे थे और वो ये नारा लगा रहे थे कि जो कुछ भी हो रहा है सोनिया गांधी, राहुल गांधी या रॉबर्ट वाड्रा के साथ, वो एक सुनियोजित कार्रवाई है और बदले की कार्रवाई है। और इसको लेकर के उनके जो भी नेता थे यहाँ पे, कांग्रेस के प्रदेश के नेता अलका लांबा हो, चाहे पवन खेड़ा हो, चाहे और भी जो नेता, हालांकि यहाँ पर सोनिया गांधी के भी आने की घोषणा की गई थी कल शाम को कांग्रेस की मीडिया सेल की ओर से, लेकिन सोनिया गांधी यहाँ पर नहीं आई और ये बताने की कोशिश की जा रही थी कि जो भी हो रहा है वो बदले की कार्रवाई है। और जो इस केस में पहले ही ईडी को कुछ नहीं मिला है, ईडी ने क्लीन चिट जारी की थी और फिर से उसे एक तरह से वर्डिक्ट किया गया है राहुल गांधी को, सोनिया गांधी को, और हम डरने वाले नहीं हैं, इस तरह के नारे यहाँ पर लग रहे थे। लेकिन जहाँ तक आपने देखा होगा कि जिस तरीके से जो नेशनल हेराल्ड जो सबसे पुराना अखबार माना जाता है हिंदुस्तान का, और उसको कांग्रेस के जवाहरलाल नेहरू जो आज़ादी के पहले उन्होंने इस अखबार को शुरू किया था, और इसके बहुत सारी जो परिसंपत्तियाँ हैं वो सिर्फ दिल्ली में ही नहीं है बल्कि लखनऊ में है, मुंबई में है। तो उन संपत्तियों को और उनके जो पब्लिकेशन कंपनीज थी उसको लेकर के इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग का केस बनता है और इसीलिए 9 अप्रैल को ईडी ने चार्जशीट दाखिल की थी और सीबीआई का जो स्पेशल कोर्ट है उसमें कुछ आधार मांगे गए थे और उसको लेकर के 25 अप्रैल को अब इस पर फिर सुनवाई होगी और उसके बाद क्या कार्रवाई होगी ये देखने वाली विषय होगी। 25 अप्रैल से सुनवाई है राउज एवेन्यू कोर्ट में कुमार। लेकिन ये जो मामला है, जब इस मामले को संज्ञान में लिया गया था तब तो भाजपा सरकार थी भी नहीं, तो जिस तरह के इल्जाम कांग्रेस पार्टी लगा रही है वो बेसलेस है। देखिए ये जो केस है, ये सुब्रमण्यम स्वामी जो पूर्व विदेश मंत्री और एक बहुत बड़े नेता हैं और उन बहुत बड़े वकील भी रह चुके हैं और कानून की जानकार हैं, और इन्होंने ये केस 2013 में दाखिल की थी। और उसके बाद जब नरेंद्र मोदी की सरकार जब आई, 13 के बाद 14 में नरेंद्र मोदी की सरकार आई, तो इस नई सरकार ने आने के बाद इस पर गहन छानबीन की और गहन छानबीन करने के बाद जब मामला फंसता हुआ दिख रहा है, बहुत सारे ऐसे मामले हैं जैसे जमीन का जो मामला है जिसमें रॉबर्ट वाड्रा की कल भी पेशी हुई थी और आज भी ईडी में पेशी हुई है। और ये जो माकूल जो जवाब जो देना चाहिए, जो कानून पक्ष के अगर हम कहें कि जो कानूनी पक्ष के जानकार है, खासकर कांग्रेस के अंदर हम अभिषेक मनु सिंघवी का कल का अगर आप स्टेटमेंट देखें जिसे कांग्रेस पार्टी ने अपनी मीडिया सेल की ओर से जारी किया था, तो उसमें भी उन्होंने वही पॉलिटिकल बातें कही थी जो आज नारे लग रहे थे। उन्हीं नारों का एक विशुद्ध रूप कह सकते हैं, उनके स्टेटमेंट में था कि ये जानबूझकर लाया गया है कानून या जानबूझकर ये केस लाया गया है ताकि कांग्रेस के नेता हैं, शीर्ष नेता हैं, उनको ही डैमेज किया जाए जिससे कि पार्टी पर इसका गहरा प्रभाव पड़े। राहुल गांधी अगर गुजरात जा रहे हैं तो उसको लेकर पॉलिटिकल जो खाका, बिल्कुल डैमेज कंट्रोल भी पार्टी करेगी। अब पार्टी उस डैमेज कंट्रोल को किस तरह सच्चाई से करती है, घुमाती है एजेंसी को, ये देखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया कुमार इन तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। और अब बात करते हैं वक्फ मामले पर, जो हम लगातार कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट पर सुप्रीम सुनवाई शुरू हो चुकी है और कोर्ट में सीजेआई साहब ये कह रहे हैं कि इतनी सारी याचिकाओं को एक साथ सुनना संभव नहीं है। कई याचिकाएं इसमें जो हैं वो इस कानून के विरोध में है और कुछ इसके पक्ष में। याचिकाओं को संख्या के हिसाब से सुना जाएगा।
आज सभी याचिकाओं पर जो कि वक्फ कानून से जुड़ी हुई हैं, उन पर सुनवाई संभव नहीं है। वक्फ मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो चुकी है और जब हम सुबह बात कर रहे थे तब भी हमने यही अनुमान लगाया था कि जब ये सुनवाई शुरू होगी तो क्या इसके लिए बेंच को गठित किया जाएगा, इसका कानूनी प्रारूप किस तरह से सुनवाई को आगे लेकर कोर्ट जाएगा, ये अभी सुप्रीम कोर्ट को फैसला लेना है। फिलहाल वक्फ मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू है और एक साथ सभी याचिकाओं को सुनना मुश्किल है। याचिकाओं को संख्या के हिसाब से एक साथ नहीं सुना जा सकता, ऐसा सीजीआई का कहना है। तो वक्फ मामले से जुड़ी ये बड़ी अपडेट जो सुप्रीम कोर्ट से आ रही है, ये हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। कई ऐसी याचिकाएं हैं जो दायर की गई हैं, कुछ कानून के विरोध में है, कुछ उसके पक्ष में, कुछ उसके संशोधन के विरोध में है और ऐसे में इंटरिम स्टे लगाने की बात याचिकाकर्ताओं ने की है। अब फैसला लेना है सुप्रीम कोर्ट को। याचिकाओं की संख्या के हिसाब से सबको एक साथ नहीं सुना जा सकता क्योंकि कई याचिकाएं दाखिल की गई जिसमें कि कई राज्य भी इन्वॉल्व हैं। बात करते हैं अब जियाउर रहमान बर्क साहब की, जो कि सांसद हैं और उनकी मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। सभा सांसद बर्क को हाजिर होने के लिए कहा गया और न्यायिक आयोग के सामने उनकी पेशी हुई। अब आरोप क्या है? आरोप है संबल, याद है आपको नवंबर 2024, वहां पर हिंसा भड़काने का आरोप लगा है बर्क पर और न्यायिक आयोग के सामने जवाब सवाल हुए, अपनी बात भी रखी उन्होंने। तो आखिरकार न्यायिक आयोग के समक्ष बर्क पेश हुए हैं और ये पेश होना बता रहा है कि लखनऊ स्थित जो आयोग के कार्यालय वो पहुंचे और वहां उनसे सवाल जवाब किए गए। आप देख सकते हैं तस्वीरों में। और पहले भी बर्क साहब ये कह चुके थे कि मैं पूरा सहयोग करूंगा। आप देख सकते हैं कि न्यायिक आयोग के समक्ष बयान दर्ज करवाने के लिए वो पहुंचे और इससे पहले अगर हम 5 अप्रैल की बात करें तब भी आयोग ने उनको बुलाया था, लेकिन तब क्या हुआ था, वो 5 अप्रैल को नहीं पहुंचे थे और सांसद के साथ साथ जो एक विधायक के बेटे हैं उनसे भी इस पूरे मामले में पूछताछ की जा रही है। संबल हिंसा का मामला है, आरोपी है सपा के सांसद। शाही जामा मस्जिद सर्वे के दौरान इन पर आरोप है कि इन्होंने हिंसा को भड़काया है। अब ये तो आज का सारा मामला हमने आपको बताया, लेकिन आखिरकार बर्क पर आरोप क्या है समझते हैं। 22 नवंबर को भड़काने का आरोप है, विधायक के बेटे पर बवाल के लिए भड़काने का आरोप, यानी कि पूरे माहौल को बिगाड़ने का आरोप उन पर लगा है। बवाल की साजिश रचने और भीड़ को इकट्ठा करने, यानी कैसे इस मुद्दे को बड़ा बनाया जाए, भीड़ को इकट्ठा किया जाए, इसका आरोप लगाया उन पर। और सांसद पर हिंसा की साजिश रचने का भी आरोप लगाया गया है और इनके खिलाफ जो डेट मैंने आपको बताई थी 24 नवंबर को ही एफआईआर दर्ज कर दी गई थी। तो ये तो संबल हिंसा का मामला है। एक और मामला है बर्क साहब पर, आखिरकार कैसे बिजली उन्होंने चोरी की है, यानी बिजली चोरी कर उसके पैसे नहीं दिए और अपने घर के सारे लाइट पंखे बिना किसी पैसा दिए वो लगातार चलाते रहे। बिजली विभाग ने 19 दिसंबर को ये मामला पकड़ा, यानी कि 19 दिसंबर को ये मामला पकड़ में आया, रोशनी में आया। मौके पर क्या मिला? 16 किलोवाट से ज्यादा भार की खपत मिली, यानी जितनी खपत होनी चाहिए उससे ज्यादा। जबकि बर्क के नाम पर क्या था? 2-2 किलोवाट के 2 मीटर, यानी आप देखिए डबल डिजिट में। और मीटर में कई महीनों से कुछ गड़बड़ी की होगी कि उसकी खपत 0 दिखा रही थी। मतलब आप अपने घर में जब लाइट पंखा ऑन करते हैं और मीटर है, आप देखिए मीटर कैसे दौड़ेगा। और मीटर की जांच कराई गई तो उसमें चोरी की पुष्टि हुई। विकास हमारे साथ जुड़ गए। विकास, तो आज जो सांसद साहब हैं बर्क साहब, उनकी पेशी हुई, न्यायिक आयोग ने किस तरह से उनका स्वागत किया और क्या कुछ सवाल जवाब उनसे किए गए? क्योंकि लगातार बर्क साहब कह रहे थे कि भाई मैं सहयोग करूंगा, कितना सहयोगात्मक रवैया था उनका आज? विकास,
देखिए, हम इस समय खड़े हैं, मौजूद हैं जनपद पर, और यहीं पर पहले तल पर न्यायिक आयोग के सामने सपा सांसद पेश हुए हैं और अभी भी उनसे पूछताछ जारी है। तकरीबन 12 बजे वह यहाँ पहुँचे थे और उसके बाद लगातार 2 बजे से ज़्यादा समय हो गया है, 2 घंटे से ज़्यादा का समय, अभी भी उनसे पूछताछ की जा रही है। और इस मामले में वहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं, उनके बेटे सुहेल इकबाल, वो भी आज अपने बयान दर्ज कराने के लिए आए हैं। तो आयोग के सामने तमाम सारी बड़ी प्रश्न है, क्योंकि इससे पहले तमाम सारे लोगों के बयान दर्ज करा चुका था आयोग। कल मीडिया के बयान दर्ज हुए थे, इससे पहले एसपी संभल के बयान दर्ज हुए थे और अन्य प्रशासनिक अधिकारियों के बयान दर्ज हुए थे, आम लोगों के बयान दर्ज किए जा चुके थे। उन्हीं सब प्रकरणों में अब बारी थी संभल सांसद की और वहाँ के स्थानीय विधायक के बेटे सुहेल इकबाल की। अब इनसे भी एक लंबी लिस्ट है, तकरीबन 2.5 घंटे के आसपास का समय हो रहा है और अभी भी ये बातचीत जारी है, उनके बयान दर्ज किए जा रहे हैं। इस मामले में तमाम सारे तथ्य निकलकर सामने आए थे। पुलिस की जांच में जो सूत्रों के हवाले से खबर मिली थी कि कहीं ना कहीं 24 तारीख को जो ये हिंसा हुई थी, उससे एक दिन पूर्व जो वहाँ के जामा मस्जिद के इमाम थे, सदर थे जफर अली, उनसे फोन पर इनकी वार्ता हुई थी। चूंकि जब सर्वे की टीम वहां पहुंचना था तो मात्र चंद लोगों को ही पता था कि कल सुबह वहां पर सर्वे करने टीम पहुंचेगी, लेकिन वो बात लीक की गई और ये भी आरोप है कि इन्होंने सदर को इस बात कही कि आप लोगों को वहां पर भीड़ इकट्ठा करें और कहीं ना कहीं सर्वे ना होने पाए ऐसे हालात वहां पर इकट्ठा किए जाएं, ऐसे लोगों को इकट्ठा किया जाए, ऐसे हालात बनाए जाए। वहां पर जब भीड़ पहुंचती है बड़ी संख्या में और इतनी बड़ी हिंसक वारदात होती है जिसमें कुछ लोगों की मौत भी होती है और तमाम सारे पुलिसकर्मी बड़ी संख्या में घायल होते हैं। अब तक 80 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है एसआईटी के द्वारा। इस पूरे मामले पर न्यायिक आयोग का गठन किया गया था प्रदेश सरकार के द्वारा और आज अभी भी सवाल जवाब वर्क साहब से चल रहे हैं। तमाम सारे सवाल हाजिर होंगे जिस पर वो जवाब देंगे। कहा गया वो हाजिर हैं, अब वो कितनी गैर हाजिरी से वहां जवाब देते हैं ये देखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया विकास इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। तो न्यूज पंच में आज के लिए इतना ही, लेकिन कल फिर मुलाकात होगी कुछ अहम 3 मुद्दों के साथ, जहां विश्लेषण, मंथन और पड़ताल के साथ दिखाएंगे आपको सच सीधे रूबरू। फिलहाल मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।